हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग शुरू कर रहे हैं यूनिट 4 और इसमें हम लोग आज के कंसेप्ट में देखेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। तो मैक्सिमा और मिनिमा काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है हमारे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ इकोनॉमिक्स में। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि डिफरेंशिएशन का किस प्रकार से फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं ताकि उससे हम लोग मैक्सिमम या मिनिमम हम लोग निकाल सकें। अब ये मैक्सिमम या मिनिमम होता क्या है? मैक्सिमम एक्चुअली में हमारा लार्जेस्ट वैल्यू होता है जो कोई एक फंक्शन ले सकता है, और मिनिमा है हमारा होता है स्मॉलेस्ट फंक्शन, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो कोई एक फंक्शन ले सकता है। तो मैक्सिमा को हम लोग ये भी लिख सकते हैं लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, वो वैल्यू जो कि लार्जेस्ट होगा और कोई फंक्शन अगर वो ले सकता है। और वही अगर हम लोग मिनिमा की बात करें तो ये क्या होगा, ये कोई भी एक स्मॉलेस्ट वैल्यू हो सकता है जो कोई फंक्शन ले सकता है। तो ये बेसिकली मैक्सिमा और मिनिमा होता है। अब डिफरेंशिएशन का फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर का इस्तेमाल करके हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा में जान सकते हैं कि हमारा किस आउटपुट पर हमारा जो रिवेन्यू होगा, हमारा जो आय होगा वो मैक्सिमम होगा, वो सबसे ज्यादा होगा। या हम लोग ये पता कर सकते हैं कि हम लोग कितने आउटपुट का प्रोडक्शन करें, उत्पादन करें, जिससे कि हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। या हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग कितने आउटपुट का प्रोडक्शन करें जिससे कि हमारा कॉस्ट जो लागत है वो कम से कम हो, वो मिनिमम हो हमारा। तो ये सारे कंसेप्ट्स जो कि काफ़ी इकोनॉमिक्स में इम्पॉर्टेंट है, किसी भी फर्म के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो ये सारा हम लोगों का मैक्सिमा और मिनिमा से निकल कर आता है। तो हम लोग इसे अब समझेंगे कि इस कंसेप्ट को कि मैक्सिमा और मिनिमा क्या होता है। तो सपोज हम लोग सबसे पहले मान लेते हैं कि सपोज हमारे पास कोई फंक्शन दिया हुआ है जिसका वैल्यू है y इज इक्वल टू एफ एक्स। हम लोग मान लेते हैं सपोज अ फंक्शन गिवन इज, मतलब हम लोगों को एक फंक्शन दिया हुआ है जो कि है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स। अब यहाँ पर इस फंक्शन के थ्रू हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग मैक्सिमा और मिनिमा को एक्सप्लेन करते हैं और इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके एक ग्राफ को बनाते हैं जिससे कि हम लोगों को समझने में आसानी हो कि क्या होता है मैक्सिमा और मिनिमा। सपोज वर्टिकल हमारा y एक्सिस है और हॉरिजॉन्टल हमारा x एक्सिस है, और हमारा जो कर्व दिया हुआ है वो इस प्रकार का दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पॉइंट A है, ये हमारा पॉइंट B है, ये हमारा पॉइंट सी है और ये हमारा पॉइंट डी है। अब पॉइंट ए जो है ये हमारा कर्व का जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको लिए है। यहाँ पर पॉइंट बी हम लोग कर्व के लोएस्ट पॉइंट को लिए हैं। यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट सी लिए हैं और जो हाईएस्ट है हमारा ये पॉइंट हम लोग डी लिए हैं। अब अगर पॉइंट ए के बारे में केवल बात कर रहे हैं, पॉइंट बी के बारे में केवल बात कर रहे हैं और पॉइंट सी के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेबिलिटी है, यहाँ पर भी स्टेबल है। स्टेबल का मतलब है कि वहां ना बढ़ रहा है और ना वो घट रहा है, और इस पॉइंट पर भी हल्का सा हमारा स्टेबिलिटी है, मतलब ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, उसके बाद फिर वो बढ़ना स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारा कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि पॉइंट ए, बी और सी पर चूंकि कोई भी चेंज नहीं हो रहा है तो हमारा जो डिफरेंशिएशन है, जो फर्स्ट डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स, वो हमारा कितना हो जाएगा, वो इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वी कंसिडर पॉइंट ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी और सी को कंसिडर कर रहे हैं और वहां पर हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। वेयर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। हम लोग पहले के वीडियो लेक्चर्स में देख चुके हैं
कि इसका मतलब होता है कि वहां पर कोई भी चेंज y में नहीं हो रहा है x के कारण। तो हम लोग यहाँ पर क्या है, a b और c में सारे में क्या होगा, dy/dx इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एक एक करके पॉइंट a को, पॉइंट b को और पॉइंट c को अलग अलग हम लोग समझेंगे कि आखिर ये होता क्या है और यहाँ पर क्या हम लोगों का मैक्सिमम या मिनिमम होता है। सपोज यहां पर हम लोग कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट ए को, जो यहां पर हमारा इस कर्व में हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पॉइंट ए जो है वो हमारा मैक्सिमम है, मैक्सिमम पॉइंट है y का। कब, जब x जो है वो x1 के बराबर होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहां पर डिफरेंट लेवल को भी हम लोग यहां डिनोट कर देते हैं। इसको सपोज मान लेते हैं x एक्सिस पर x1 है, ये हमारे x2 को डिनोट कर रहा है और ये हमारे x3 को डिनोट कर रहा है। तो हम लोगों का यहां पर कहना है कि इससे हम लोग पॉइंट ए को हम लोग मैक्सिमम कहते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम वैल्यू है जब हमारा x इज इक्वल टू OX1 होता है। तो हम लोग इसमें लिख सकते हैं कि वी कॉल दिस पॉइंट, हम लोग लिख सकते हैं वी कॉल दिस पॉइंट मैक्सिमम। ठीक है, किस पॉइंट की बात हो रही है, इस पॉइंट ए के बारे में बात हो रही है कि हम लोग इसको मैक्सिमम कहते हैं। क्यों मैक्सिमम, बिकॉज, इसलिए मैक्सिमम कहते हैं क्योंकि y यहां पर मैक्सिमम, बिकॉज y इज मैक्सिमम कब, when x इज इक्वल टू OX1। इसके बारे में बात कर रहे हैं, OX1 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो जब ये होता है x इज इक्वल टू OX1 तब हमारा y यहां पर मैक्सिमम होता है। लेकिन अगर हम लोग इस पूरे कर्व को देखें, ठीक है, अगर कर्व को देखिएगा तो d जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है। लेकिन जब हम लोग केवल कंसीडर कर रहे हैं पॉइंट a को, तो इसका मतलब है कि y मैक्सिमम होने का मतलब है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड कोई भी वैल्यू इससे ज्यादा नहीं होगा। जैसे पॉइंट ए है, अगर हम लोग लेफ्ट की तरफ आ जाएं, ठीक है, या राइट की तरफ चले जाएं, तो हमेशा मैक्सिमम वैल्यू किसका होगा, ए का होगा, उसके लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। या मान लेते हैं अगर x पे कंजम्पशन है तो OX1 से अगर हम लोग कम जाएं या OX1 से हम लोग ज्यादा जाएं तो क्या होगा, पॉइंट ए से वो घट जाएगा, वो कम होने लगेगा। तो इसीलिए पॉइंट ए को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग मैक्सिमम पॉइंट कहते हैं। तो हम लोग अगर डिस्क्राइब करें इस ग्राफ को तो डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं कि वैल्यू जो होता है y का, लिख सकते हैं हम लोग वैल्यू ऑफ y एट पॉइंट ए। ठीक है, इस पॉइंट के बारे में बात हो रही है, पॉइंट ए इज नॉट हायर देन डी। ठीक है, हम लोग लिख रहे हैं कि पॉइंट ए जो है वो डी से हाई यहां पर नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम लोग क्यों कहते हैं कि ये मैक्सिमम है, क्योंकि वैल्यू y का जो a पर होगा वो हाईएस्ट होगा, कोई भी वैल्यू उसके दोनों तरफ से। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि a इज मैक्सिमम। a हम लोग मैक्सिमम क्यों कहते हैं, a इज मैक्सिमम बिकॉज पॉइंट a इज हाईएस्ट फ्रॉम आइदर साइड। आइदर साइड मतलब किसी भी तरफ से हम लोग देखेंगे तो पॉइंट ए जो है वो हाईएस्ट होगा, चाहे लेफ्ट हैंड साइड देखें या राइट हैंड साइड देखें। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि इस कर्व में क्यों हम लोग पॉइंट ए को हम लोग मैक्सिमम कर रहे हैं। या हम लोग ये भी कह सकते हैं कि अगर y को हम लोग इंक्रीज करते हैं x के बनिस्बत, मतलब अगर x को इंक्रीज करें यहां से और आगे बढ़े, तो हम लोग क्या देखेंगे कि y का वैल्यू जो होता है वो नीचे जाने लगता है। तो इसीलिए हम लोग एक ये भी लिख सकते हैं आगे, इसमें हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि हम लोगों का वैल्यू ऑफ y बढ़ता है कब तक, जब तक x1 तक बढ़ता है, और उसके बाद जैसे ही x1 से आगे जाता है वैसे ही वैल्यू ऑफ y क्या होता है, ये घटने लगता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं
इट मीन्स दैट वैल्यू ऑफ y will increase कब तक इंक्रीज करेगा? जब तक हम लोग x1 पर नहीं पहुंच जाते। विल इंक्रीज अप टू x1, ठीक है, x1 तक हम लोगों का इंक्रीज होगा। लेकिन अप टू x1 या हम लोग कह सकते हैं पॉइंट A तक, बट विल फॉल आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। यहां तक पॉइंट A तक तो y का वैल्यू बढ़ेगा, लेकिन जैसे ही इससे हम लोग आगे बढ़ेंगे, x1 से आगे बढ़ेंगे, वैसे ही क्या होगा? गिरावट आने लगेगी, फॉल आने लगेगा। तो ये इसका मतलब है। तो फिगर में हम लोग ये देखकर कह सकते हैं कि वैल्यू x का जैसे इंक्रीज होता है, x1 से x2 जैसे ही बढ़ता है, वैसे वैसे स्लोप जो कर्व का होता है वो चेंज होने लगता है, और चेंज होते होते जीरो से नेगेटिव क्वांटिटी में जाने लगता है। या स्लोप हम लोग कह सकते हैं कि डिक्रीज होता चला जाता है जैसे जैसे इंक्रीज x में हम लोग करते हैं। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि स्लोप डिक्रीजेस एज x इज इंक्रीज्ड, ठीक है, एज x इज इंक्रीज्ड। कब? आफ्टर पॉइंट A, पॉइंट A के बाद, आफ्टर पॉइंट A। उम्मीद है क्लैरिटी आ रहा होगा। हम लोग अभी केवल और केवल पॉइंट A के बारे में यहां पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोगों को दिखाना है कि A अगर मैक्सिमम है, ठीक है, अगर A हमारा मैक्सिमम है, तो इसमें यहां पर हम लोगों का दो चीज फॉलो होगा। यहां पर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव को देखेंगे और सेकंड डेरिवेटिव को देखेंगे। तो यहां पर एक इंपॉर्टेंट हमारा कंसेप्ट है, उसको याद रखना है कि अगर इफ A इज मैक्सिमम, ठीक है, A इज मैक्सिमम, तो दो पॉइंट होगा। एक यहां पर हम लोग जानते हैं कि dy बाई डी एक्स क्या होगा? ये इज इक्वल टू 0 होगा, तो dy बाई डी एक्स लिखें, या हम लोग f डैश x लिखें फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमारा कितना होगा? ये इक्वल टू हमारा 0 हो जाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव जो होगा वो हमारा लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड देखेंगे, तो वो हमारा क्या होगा? अगर ये 0 है तो ये दोनों 0 से हमारा कम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि f डबल डैश एक्स का मतलब हम लोग यहां सेकंड डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर कंडीशन की बात कर रहे हैं। ये क्या होगा? लेस देन 0, क्योंकि अगर ये 0 है तो इसके दोनों तरफ क्या होगा? वो 0 ही होगा। किस पॉइंट पर? एट पॉइंट A, ठीक है। उम्मीद है क्लियरिटी होगा। तो और हमारा f डबल डैश एक्स जो होता है, ये जो हमारा f डबल डैश एक्स है, ये हमारे स्लोप को भी डिनोट करता है। तो स्लोप अगर 0 से कम है, इसका मतलब निगेटिव है। तो हम दोनों तरफ देख रहे हैं कि ये इससे 0 से कम जा रहा है, तो निगेटिव स्लोप है। तो ये था हमारे पॉइंट A के बारे में सारा डिटेल। उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि पॉइंट A मैक्सिमम क्यों है। मैक्सिमम इसलिए है क्योंकि इसके दोनों तरफ किसी भी तरफ जाएंगे तो सबसे हाईएस्ट पॉइंट A ही है, और A को हम लोग मैक्सिमम करेंगे, चाहे हमारा पॉइंट D पूरे कर्व में हाईएस्ट ही क्यों नहीं हो। हम लोग को इसके केवल लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखकर बताना है कि वो मैक्सिमम पॉइंट होगा या नहीं होगा। उम्मीद है ये पॉइंट A क्लियर होगा। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट P के बारे में। अब हम लोग जो कंसीडर करेंगे वो कंसीडर करेंगे पॉइंट B को। तो अगर हम लोग पॉइंट B को देखें तो हम लोग कहते हैं कि यहां पर y का वैल्यू जो होगा वो मिनिमम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? y यहां पर पॉइंट P पर y वैल्यू इज मिनिमम। अब हम लोग मिनिमम क्यों कहते हैं इसको हम लोग समझेंगे। अब जब हम लोग x1 से x2 की ओर जा रहे हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा y का वैल्यू नीचे जाता जा रहा है, और जैसे ही पॉइंट B हम लोग का रीच होता है, उससे आगे जब हम लोग बढ़ते हैं वैसे ही हमारा राइज होने लगता है। तो पॉइंट B जो है हमारा यहाँ पर मिनिमम पॉइंट दिखा रहा है। इसका मतलब है कि वैल्यू जो y का है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, वो घटता चला जाएगा जैसे जैसे वैल्यू ऑफ x बढ़ता है। कब तक? पॉइंट B तक। और जैसे ही वो पॉइंट B रीच करेगा, इसके बाद इसका वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि इसका क्या मतलब हुआ? इट मींस
दैट वैल्यू ऑफ y, y का जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। कब? विल डिक्रीज एज x इज इंक्रीज। जैसे जैसे x इंक्रीज होगा वैसे वैसे वैल्यू ऑफ y घटता चला जाएगा। x इज इंक्रीज्ड टिल पॉइंट b, ठीक है, पॉइंट B तक ये डिक्रीज होते चला जाएगा। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। बट इट मस्ट राइज आफ्टर दिस पॉइंट, ठीक है। इस बार पॉइंट के बाद अब ये क्या होगा, ये इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। जैसे ही पॉइंट बी अटेन होगा उसके बाद ये इंक्रीजिंग शुरू हो जाएगा। तो हम लोग का ये क्लियर हो गया है कि x जब इंक्रीज होता है हमारा, तो x2 से x3 की ओर, तब क्या होता है, तब हमारा वैल्यू ऑफ y जो है वो इंक्रीज होने लगता है। इंक्रीज कैसे होता है, जीरो से इंक्रीज होता है। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पर dy बाई dx जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमारा जीरो है, और उसके बाद अगर बढ़ता है तो हम लोग क्या कहेंगे कि वो जीरो से बड़ा होगा। या इसके लेफ्ट हैंड साइड भी हम लोग देखेंगे तो वो जीरो से बड़ा होगा, क्योंकि b जो है वो मिनिमम पॉइंट है। तो हम लोग कह सकते हैं कि देयरफॉर b इज मिनिमम। अब मिनिमम का क्या मतलब है, सबसे पहले हम लोग तो ये देख चुके हैं कि हमारा ये जो dy बाई dx है या f डैश x जो है ये हमारा इज इक्वल टू जीरो होगा। और वहीं अगर जब हम लोग सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे f डबल डैश x, जिसको हम लोग स्लोप भी कहते हैं, तो ये क्या होगा, ये जीरो है तो दोनों तरफ इससे ऊपर है तो ये ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। तो हम लोगों का एक चीज ध्यान में देना है, जब हमारा y का वैल्यू मतलब b अगर मिनिमम पॉइंट है तो सेकेंड डेरिवेटिव हम लोग का जीरो से बड़ा है। वही जब a हम लोग देख रहे थे तो वो मैक्सिमम पॉइंट था, तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव क्या था, वो लेस देन जीरो था। तो यहाँ पर केस जो होता है हमारा यहाँ पर उल्टा होता है। जब हम लोगों का मैक्सिमम होगा तो सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो होगा, और जब हमारा मिनिमम होगा कोई भी फंक्शन तो वहां पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो होगा, और दोनों में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा वो इक्वल टू जीरो ही होगा। तो ये याद रखने का है कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों में वो इक्वल टू जीरो होगा। अब हम लोग पॉइंट कंसीडर करते हैं, कंसीडर पॉइंट सी। तो सी के बारे में अब समझते हैं। उम्मीद है पॉइंट बी क्लियर हो गया होगा कि ये मिनिमम क्यों है और किस तरह से हम लोग इसको सिग्निफाई करते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं पॉइंट सी को कंसीडर कर रहे हैं। पॉइंट सी में सबसे पहले हम लोगों को देखना होगा कि पॉइंट सी जो है पॉइंट ए और बी से अलग है। पॉइंट सी के पहले भी हमारा कर्व ऊपर की ओर जा रहा है और पॉइंट सी के बाद भी हमारा कर्व ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि जब हम लोग स्लोप इसका निकालेंगे तो सी के दोनों तरफ स्लोप जो है, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या चाहे वो राइट हैंड साइड हो, दोनों तरफ अपवर्ड मूवमेंट हो रहा होगा। तो हम लोग इसमें एक पॉइंट लिख सकते हैं कि ऑन बोथ साइड्स ऑफ सी स्लोप इज पॉजिटिव। ठीक है, दोनों तरफ सी के हमारा जो स्लोप होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब कि जो भी पॉइंट है, सारा पॉइंट सी के, चाहे वो लेफ्ट हैंड साइड हो या राइट हैंड साइड हो, हमारा जो डेरिवेटिव निकलेगा वो पॉजिटिव निकलेगा, जबकि हमारा fx जो है वो इज इक्वल टू सी पे dy बाई dx जो है वो इक्वल टू जीरो है। तो यहां पर क्या निकल कर आता है, जब दोनों तरफ है तो इसको हम लोग कहेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो पॉइंट सी क्या है, पॉइंट सी हम लोग कह सकते हैं, कहते हैं पॉइंट सी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप लोगों ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी देखा होगा, प्रोडक्शन कर्व में, कि एक जगह आकर जब रेट ऑफ चेंज बदल जाता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक्चुअली होता क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर कि
कर्व जो है या चेंज जो है वो अपना डायरेक्शन बदल देता है, या पहले कम तेजी से बढ़ रहा था उस पॉइंट के बाद ज्यादा तेजी से बढ़ने लगता है। तो बेसिकली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रेट ऑफ चेंज को, डायरेक्शन के चेंज को, दिशा के चेंज को, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तो ऊपर जा रहा है बट पॉइंट सी पे इसका जो चेंज है, रेट बढ़ने का जो है वो अब घट जा रहा है, वो दूसरे तरफ हो जा रहा है, मतलब सेम रेट में नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पर इसको हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहेंगे। और जब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा तो यहाँ पर क्या होता है, हालांकि पॉइंट सी में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव तो जीरो होता ही है, यहाँ पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव भी इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ पर कोई भी हमारा मैक्सिमम या मिनिमम नहीं निकलेगा, क्योंकि मैक्सिमम या मिनिमम के लिए हम लोग देख चुके हैं कि दोनों तरफ हमारा जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और मिनिमम में दोनों तरफ हमारा ज्यादा आना चाहिए। तो यहाँ पर पॉइंट सी को यहाँ पर कोई भी चीज कंसीडर नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकलेगा, यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव भी हमारा जीरो के इक्वल होगा। जब ये कंडीशन होगा तो हम लोग कहेंगे कि वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। उम्मीद है ये ग्राफ आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमा और मिनिमा होने के लिए क्या क्या कंडीशंस नेसेसरी है, जरूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कंडीशंस क्या है मैक्सिमा और मिनिमा के लिए। तो अब तक में हम लोगों ने देखा है कि अगर हमारा फंक्शन दिया हुआ है, अगर गिवन है हमारा फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यहाँ पर अगर हम लोगों को मैक्सिमम और मिनिमम देखना है तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव दोनों के लिए, ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दोनों के लिए, चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, दोनों के लिए हमारा सेम होता है। वही अगर हम लोगों ने देखा है कि अगर हम लोगों का मैक्सिमम निकल कर आता है, ठीक है, अगर मैक्सिमम हम लोगों को निकालना है तो यहाँ पर हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन जीरो होता है, और हमारा मिनिमम जो होता है इसमें सेकेंड डेरिवेटिव जो हमारा निकल कर आता है वो ग्रेटर देन जीरो निकल कर आता है। तो ये सब हम लोगों ने कंसेप्ट देखा है अभी तक में, इस ग्राफ के थ्रू हम लोगों ने समझा है। तो अगर हम लोगों को फंक्शन में दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव दोनों में सेटिस्फाई हो रहा है, तो उससे हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि वो फंक्शन मैक्सिमम का है या मिनिमम का है। और ये जो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, या जो कंडीशन है उसको हम लोग ऑर्डर कंडीशंस कहते हैं, ठीक है। तो दो कंडीशन है हम लोग लिख सकते हैं कि फंक्शन फॉर मैक्सिमम और मिनिमम must satisfy टू कंडीशंस। कौन सा टू कंडीशंस? एक फर्स्ट डेरिवेटिव का, ठीक है, एक ये वाला कंडीशन और एक ये वाला कंडीशन सेकंड डेरिवेटिव का, टू कंडीशंस। अब ये दो कंडीशंस को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर कंडीशंस कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं दीज टू कंडीशंस आर नोन एज ऑर्डर कंडीशंस, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे ऑर्डर कंडीशंस में मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू में दो तरह के होते हैं, एक होता है नेसेसरी कंडीशन होता है, एक होता है सफिशिएंट कंडीशन। तो इन दोनों को अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वैल्यू में हम लोगों का दो आता है, एक आता है फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और दूसरा आता है सेकेंड ऑर्डर कंडीशन, ठीक है। एक को कहेंगे हम लोग फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन और दूसरा होता है हमारा सेकेंड ऑर्डर कंडीशन। अब हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होता है इसे हम लोग नेसेसरी कंडीशन भी कहते हैं। ये सब याद रखिएगा कि नेसेसरी कंडीशन कौन सा है और सफिशिएंट कंडीशन कौन सा है, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। तो हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हमेशा क्या होगा? नेसेसरी कंडीशन होगा, और सेकेंड ऑर्डर कंडीशन को हम लोग सफिशिएंट कंडीशन कहेंगे।
अब हमारा फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन, जब हम लोगों का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, तो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन हम लोगों ने पहले भी देखा कि ये क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव चाहे वो मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, तो वो क्या होता है, इक्वल टू 0 होता है, चाहे वो एफ डैश एक्स हो लिखा हो या dy बाई dx लिखा हो, दोनों का मीनिंग सेम होता है, वो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो उसका वैल्यू जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। ये हम लोग और लिख देते हैं बीच में। और वही सेकंड डेरिवेटिव, तो सेकंड डेरिवेटिव में हम लोगों ने क्या देखा है, जब मैक्सिमम वैल्यू होता है तो उसका जो वैल्यू होता है वो 0 से हमेशा कम रहेगा। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स इज लेस देन 0। किसमें, जब हम लोग मैक्सिमम की बात करते हैं, याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जब मैक्सिमम होता है तो लेस देन 0 होना चाहिए। या हम लोग इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। तो दोनों चीज हम लोग लिख सकते हैं। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। इसी को हम लोगों ने ग्राफ में भी समझा था कि क्या होता है ये 0 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखते हैं कंडीशन फॉर मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब जब हम लोग कंडीशन के मिनिमम वैल्यू की बात कर रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन जरूरी है, तो यहां भी फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगा और सेकंड ऑर्डर कंडीशन होगा। फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को हम लोग नेसेसरी कंडीशन कहेंगे और सेकंड ऑर्डर कंडीशन को सफिशिएंट कंडीशन कहेंगे। तो यहां पर हम लोगों ने पहले भी देखा है कि हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगा, जो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा, वो दोनों में, चाहे वो मैक्सिमम वैल्यू निकाल रहे हो या मिनिमम वैल्यू निकाल रहे हो, दोनों में सेम होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं वापस से एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 करना है यहाँ, या इसको हम लोग लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव या फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन होगा। वही अगर सेकेंड ऑर्डर कंडीशन की बात करें, जो कि सफिशिएंट कंडीशन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने पहले देखा है कि मिनिमम वैल्यू जब होगा तो हमारा सेकेंड डेरिवेटिव जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा, या हम लोग लिख सकते हैं इसे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। तो इसे याद रखिएगा, ये कंडीशन से इंपॉर्टेंट है। बिना इस कंडीशन को फुलफिल किए हम लोग सवालों को सॉल्व नहीं कर सकते हैं कि हमारा मिनिमम वैल्यू निकलेगा या मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम लोग मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को निकाल कर देखेंगे, जिससे आप लोगों को सॉल्व करने में भी आसानी होगी और समझने में भी। तो हमारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब हमें यहाँ निकालना क्या है, हमें निकालना है कि ये इसका वैल्यू मैक्सिमम आएगा या मिनिमम आएगा, या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू दोनों आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन के मैक्सिमम या मिनिमम निकालने के लिए सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन को इज इक्वल टू 0 करना होगा। तो हम लोग इसमें स्टेटमेंट में लिख सकते हैं फॉर फाइंडिंग मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, नेसेसरी कंडीशन है कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू 0 होना चाहिए। वैल्यू फर्स्ट डेरिवेटिव शुड बी 0। ठीक है, पहला डेरिवेटिव जो निकलेगा वो 0 होना चाहिए। इसका मतलब हमारा dy बाई डी एक्स जो होगा या f डैश x जो होगा वो इक्वल टू 0 होगा। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आएगा, d बाई डी एक्स, तो एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा। अगर हम लोग इसका डेरिवेटिव निकालें तो 3 इंटू आगे आ जाएगा, तो 3x, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 3। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकलेगा जब अगर f डैश x इज इक्वल टू 0 होगा। तो अब ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया 3x स्क्वायर। अब हम लोग इससे क्या करेंगे, x का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और तो क्या होगा, तो अगर हम लोग x का वैल्यू निकालें तो ये हमारा dy बाई डी एक्स आ गया है, तो ये इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। तो इसको अगर हम लोग निकालें तो हमारा हो जाएगा, 3 को कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा 3 उधर जाएगा, 0 बच हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x को जब हम लोग 1 का स्क्वायर, तो इसका आ जाएगा वैल्यू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। तो x का वैल्यू 2 आया है, x का वैल्यू क्या आया, प्लस 1 आया और माइनस 1 आया।
ठीक है, तो हम लोग x के वैल्यू को पुट करके ये देख सकते हैं कि इसमें क्या आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सेकंड डेरिवेटिव क्यों निकालेंगे, इससे हम लोग पता कर पाएंगे कि वैल्यू जो आ रहा है वो 0 से कम आ रहा है या 0 से ज्यादा आ रहा है। अगर 0 से ज्यादा आ रहा होगा तो वो मिनिमम हमारा निकल कर आएगा, अगर मैक्सिमम निकल रहा है तो वो 0 से कम आएगा। तो अगर हम लोग सेकंड डेरिवेटिव निकालें डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो हम लोग किसका डेरिवेटिव निकालेंगे, जो फर्स्ट डेरिवेटिव निकला है। फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कितना है, 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 3x स्क्वायर माइनस 3, तो इसको जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा, 6x निकल कर आएगा। अब 6x हमारा सेकंड डेरिवेटिव आया है। अब सेकंड डेरिवेटिव जब 6x आया है और x का वैल्यू हमारा कौन सा है, +1 आया और -1 आया है, तो अगर हम लोग इफ मान लें कि x का वैल्यू +1 है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 × 1 इज इक्वल टू 6, ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ये कौन सा हो जाएगा, ये मिनिमम हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम लोग -1 कर दें, इफ x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा, 6 × -1 इज इक्वल टू -6, ये लेस देन 0 है, तो ये मैक्सिमम आ जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि y का वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम कब होगा। आप लोगों को क्लियर हो गया है कि किस तरह से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। पहले हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0 निकालेंगे, उससे हम लोगों को x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। x का +1 और -1 वैल्यू आया है, उसके बाद सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। सेकंड डेरिवेटिव में जो x का वैल्यू आया है उसको पुट कर कर देख लेंगे कि वो वैल्यू मैक्सिमम आया है कि या मिनिमम आया है। तो अब हम लोग स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम व्हेन, मैक्सिमम कब है, जब x का वैल्यू -1 है, व्हेन x इज इक्वल टू -1। और वही वैल्यू ऑफ y मिनिमम कब होगा, वैल्यू ऑफ y इज मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन किस तरह से होता है और उसके डिफरेंट सवाल को सॉल्व कर कर देखेंगे। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।